नमस्कार साथियों, भविष्य के अधिकारियों। स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ में जिसका नाम है थिंकर्स फॉर एमपीपीएससी। तो इसके अंदर हम पहला थिंकर है वो राजा राम मोहन रॉय जी से स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक करके सारे थिंकर्स कंप्लीट करेंगे। देखिए, थिंकर स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र बता देता हूँ आपको, जो थिंकर्स कंप्लीट करना आपकी बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले तो जो थिंकर है उसकी सिचुएशन अंडरस्टैंड कीजिए कि उनकी क्या सिचुएशन थी दैट टाइम, व्हाट वाज सिचुएशन ऑफ दैट टाइम। सिचुएशन ऑफ थिंकर एंड द सिनेरियो ऑफ दैट टाइम, मतलब कि थिंकर के जीवन में क्या उथल पुथल चल रहा था और उस परिदृश्य में क्या चल रहा था। इसके लिए आपको थिंकर्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, मतलब कहाँ पैदा हुए, उनके फैमिली में क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने क्या शिक्षा पाई, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर एक एक करके देखिए, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर एक बेसिक इंट्रोडक्शन राजा राम मोहन रॉय जी का होगा। सोशल आइडियोलॉजी क्या है उनकी, रिलीजियस आइडियोलॉजी क्या है उनकी, एजुकेशनल आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, जर्नलिस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है उनका, राजा राम मोहन रॉय इन टुडे वर्ल्ड, रिलेवेंस क्या है उनका, एथिकल वैल्यू ऑफ राजा राम जी, और उनका क्रिटिसिज्म भी रहा है, उनको सब लोगों ने क्रिटाइज किया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के साथ आपके दिमाग में एक फिगर बन जाएगा पूरा उनके लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हुआ। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं हम, क्या क्या आए थे प्रीवियस क्वेश्चन इसके। 2018 में 3 मार्कर आया, हु आर द टू फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, फेमस है ये तो, प्री में भी आया हुआ है। 6 मार्कर है 2018 का, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय एज अ सोशल रिफॉर्मर, ये भी ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, 3 मार्क में आया है 2016 में। राजा राम मोहन रॉय एज अ सोशल रिफॉर्मर, ये 6 मार्क में से है 2015 में। आपने एक बात नोटिस की होगी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि इनके दो दो एस्पेक्ट से क्वेश्चन बनाए। एक तो ब्रह्म समाज, समाज के लिए जो उन्होंने किया है सोशल रिफॉर्म्स, और ये मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि यही चीज़ इनके बारे में क्यों आती है। हर थिंकर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर होता है। अगर आपने वो टर्निंग पॉइंट ढूंढ लिया तो पता चल जाए क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। उस थिंकर की पूरी लाइफ उस टर्निंग पॉइंट पर डेडिकेट होती है। इनके जीवन में भी ऐसी एक टर्निंग पॉइंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। तो इनका जन्म अगस्त 1774 में हुआ है। बंगाल प्रेसिडेंसी में जन्म हुआ, तो जो भी बंगाल में है। पेरेंट्स रमाकांता रॉय और मदर तारिणी देवी। इनकी पत्नी उमा देवी जो तीसरी वाइफ थी। इनका एक्चुअली में बाल विवाह हुआ था 9 साल की उम्र में, तो उनकी वाइफ मर गई थी कुछ कारण से। फिर इनका दूसरा बाल विवाह हुआ 10 साल में। फिर इनकी तीसरी शादी हुई जिनसे इन्हें 2 बच्चे थे। फिर राधा प्रसाद एंड रमा प्रसाद, ये इनके बच्चे हैं। इनकी एजुकेशन क्या क्या रही है, तो एजुकेशन देखिए, इन्हें पर्सियन लैंग्वेज आती है इन्हें। पर्सियन एंड उर्दू इन्हें पटना में पढ़ी है। संस्कृत इन्हें वाराणसी में पढ़ी। इंग्लिश तो इन्हें कोलकाता में पढ़ी। अच्छी रिच फैमिली से थे, इतना भी कोई प्रॉब्लम ना था इनके में। बंगाल रेनेसो में इनको माना जाता है, काफ़ी नाम आता है इनका। इनके रिलीजियस व्यू क्या है, हिंदू थे स्टार्टिंग में, बाद में इन्होंने ब्रह्मोन्स को स्वीकार किया। और जो पब्लिकेशन थी, पब्लिकेशन जरूर याद कर लीजिए सारे के सारे, एक बार नज़र तो मार ही लीजिए, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन में पब्लिकेशन ज़रूर पूछता है वो। तो तूफ़ातुल मुवाहिदुर अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये 1905 में है। वेदांता 1815 में है। ईशोपनिषद ये 1816 में है। कठोपनिषद ये 1817। मुंडक उपनिषद 1819 में है। द प्रिसेस्ट ऑफ जीसस गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, बहुत कुछ लिखा, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा थे ये। संवाद कुमुदी ये तो बहुत ही फेमस है, ये तो पता। ये वाले तीनों, मिराद उन लोग का, पर्सियन जर्नलिज्म, ये तीन तो पता ही होना चाहिए। ब्रह्मोपासना, ब्रह्म संगीत, द यूनिवर्स, ये सारे अपने हिसाब से याद कर लीजिए। देखिए डेथ इनकी जो हुई है 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। अकबर द्वितीय ने इनको भेजा था अपने किसी काम से, वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके जो समाधि है वो भी वहीं पर, मेमोरियल है वहीं पर बनाया हुआ है। तो राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक, ये आपको पता होना चाहिए किसने दी। तो ये दी थी इन्हें अकबर सेकंड ने।
आगे मैं ऐड किया हुआ है। तो अभी स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन रॉय जी। ये कुछ मेन फैक्ट है इनके बारे में। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है, पायनियर ऑफ द मॉडर्न इंडियन रेनेसां फॉर द रिमार्केबल ही ब्रॉड इन 19th एंड 19th सेंचुरी। तो रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। रिनॉसा मतलब ये होता है कि जो हम लोग गुलामी की आदत पड़ गई थी, हमें सारी रीति रिवाज चल रहे थे, उसको हम सो चुके थे उन सब बातों को लेके, तो उन्होंने हमें पूरा जागरण किया, हमारे ज्ञान को जागृत किया। तो ये रिनॉस मतलब जागरण होता है, तो उन्होंने जगाया था। और मॉडर्न इंडिया को बोला इसलिए जाता है ना फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि जो पुराना इंडिया उसको नए थॉट के साथ, थॉट्स का जो ब्रिज बना के इन्होंने नए इंडिया के साथ जोड़ दिया। तो ये वाला काम है ना जो उन्होंने किया, इसके लिए इनको फादर बुलाया था। पुराने इंडिया को नए इंडिया के साथ जागृत करके जोड़ दिया इन्होंने। टाइटल ऑफ राजा गिवन बाय मुगल एम्पर अकबर सेकंड, बॉर्न इन, एंड ये तो हमने देख लिया, हिंदू फैमिली में बॉर्न। अब देखिए आइडियोलॉजीज पे आते हैं इनकी। आइडियोलॉजीज एंड वर्क ऑफ राजा राम। देखिए सोशल वर्क इन्होंने, हाँ इनका टर्निंग पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। इनका टर्निंग पॉइंट ये था कि इनके बड़े भाई की डेथ हो गई थी, तो इनकी जो भाभी थी उनको सती कर दिया गया था। तो जब वो वाला इंसिडेंट से इनके लाइफ में जो दुख आया था, उसके बाद से इन्होंने अपने आप पूरा चेंज कर दिया है। और वो इंसिडेंट हुआ था 1811, 1811 में हुआ था वो। उसके बाद से इन्होंने सारा मेन सोशल रिफॉर्म काम चालू किया, वरना उससे पहले ये एज अ क्लर्क काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, क्लर्क थे उनके साथ, शायद आपको नहीं पता होगा। चलिए, ही वॉज अ रिफॉर्मिस्ट who wanted to get the Hindu society rid of irrational practices, एंड जो हिंदू समाज के जो भी अतार्किक और जो कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म करना चाहते थे, लॉजिकल चीज़ें लाना चाहते थे, मतलब जो चीज़ें लॉजिकल करो। तो ना सोशल में सबसे ज़्यादा इन्होंने यही किया है कि जो पुरानी प्रथाएं उनको बंद किया है, जो फालतू की हैं, जैसे सती हुआ, चाइल्ड मैरिज हुआ, पॉलीगैमी हुआ, कुलीनिज्म हुआ, ऐसे कई सारे काम हैं। देखिए जैसे सेकंड है, he launched a sustained campaign for formation of law for abolition of sati. As a result of Governor General Bentinck passed regulation and which declared sati illegal and criminal offense 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ ने सती प्रथा को बैन करवा दिया था। In 1882 he had published a modern enroachment on the ancient right of female according to Hindu law of enroachment मतलब होता है अतिक्रमण। तो जो आधुनिक अतिक्रमण हो गया था महिलाओं के एंशियंट राइट्स पे, उनको उन्हें पुनः दिलाने के लिए ये किया था। इन अथॉरिटी ऑफ दिस ऑफ एंशियंट स्मृति राइटर ही अपोज्ड ऑल द डिस्क्रिमिनेशन एवल प्रैक्टिस अगेंस्ट वुमेन। जो पुरानी स्मृतियाँ और जो राइटर्स ने लिखा है वुमेन के बारे में, वो सबको ये सिरे से खारिज करते थे। ये मैंने आपको जैसे बताया, ही अपोज्ड पॉलीगैमी, कुलीनिज्म एंड सती एंड केम आउट इन सपोर्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बाय डॉटर। ये इसका तो विरोध करते ही थे, पॉलीगैमी, कुलीनिज्म एंड सती। कुलीनिज्म मतलब होता है छोटी जाति की लड़कियों की शादी बड़ी जाति में होती थी, और बड़ी जाति की छोटी जाति में, जातिवाद में शादी को लेके था। पॉलीगैमी मतलब बहु विवाह, बहुत सारी शादी। और सती मतलब किसी की पति मर जाता तो पत्नी को उसके साथ जला दिया जाता है, उसकी मर्जी हो या ना हो, ये वो था। और ये सब तो उन्होंने किया। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बाय डॉटर, मतलब प्रॉपर्टी में डॉटर का भी हक हो, ये भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया। उसके साथ ही डिस्क्राइब चाइल्ड मैरिज एज अनडेमोक्रेटिक एंड रिजिटेड इन कास्ट सिस्टम इन ह्यूमन। मतलब कि चाइल्ड मैरिज तो अनडेमोक्रेटिक है और कास्ट सिस्टम के भी बहुत अपोज है, ये इसके तो बहुत खिलाफ थे। मतलब वुमेंस के लिए आप एक बार पूरा अंदाज़ा लगाएंगे तो वुमेंस के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। ही स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ विडोज टू रीमैरी एंड इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन। देखिए हम सोशल वर्क में उन्होंने पूरा काम वुमेन के लिए किया है। और वैसे भी किसी ने कहा है ना, किसी भी समाज की स्थिति का पता करना है तो आप उसमें उस समाज की महिलाओं की स्थिति में पता पड़ जाओ, आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त उस समाज में क्या चल रहा था। तो ये सब था इनका। अब रिलीजियस एस्पेक्ट देखते हैं हम राजा राम जी का। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोनोथीज्म एंड एंटी आइडोलट्री ऑफ इस्लाम। तो ये मोनोथीज्म मतलब होता है जो एक भगवान को मानता है, एंटी आइडोलट्री होता है जो मूर्ति पूजा में नहीं मानता। तो ये जो भगवान, एक भगवान को मानो और मूर्ति मत मानो। एनर्जी मतलब जो एनर्जी है उसकी पूजा करो, मतलब मानते तो है तो कोई एक पावर है, पर वो भगवान का नाम देना उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो मोनोथीज्म थे और एंटी थे। इस्लाम और सूफीज़्म और एथिकल, ये दूसरे धर्मों से बहुत इंस्पायर रहते थे हमेशा से।
ये रैशनलिटी डॉक्ट्राइन्स ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट में जो धर्मों में रैशनलिटी है वो चाहते थे, यहाँ पर ऐसा भी था। He attacked ideal worship as regarding and expounded the conception of one God or religion and humanity। मतलब कि सभी धर्मों के लिए एक भगवान ही होना चाहिए, हर धर्म का एक एक भगवान होना चाहिए। ये नहीं कहते थे कि सब धर्म मिलकर एक भगवान को पूजो, ये कहते थे हर धर्म में अपना एक भगवान होना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में उल्लेख है, ऐसा भी है, तो ये कहते एक की पूजा करो। टू प्रोपोगेट मोनोथीज्म डॉक्ट्राइन ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर ही फाउंडेड आत्म समाज। तो इन्होंने आत्मी समाज की स्थापना की, ये तो बहुत फेमस है ही है। इन 1828 ही established द ब्रह्म सभा, लेटर द ब्रह्म समाज, इट वॉज सोसाइटी ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड। ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने 1828 में। ये एंटी आइडियोलॉजी ऑफ मोनोथीज्म को लेकर जो कहते थे उसी को ये अप्लाई करने के लिए किया गया था। इन्हें ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो आपको पता चले ब्रह्म समाज को लाए थे, तो अब आप बता सकते हैं कि जो एक एक ईश्वरवाद को मानते थे और जो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे उसको लेकर जिससे अपनी सोच आगे बढ़ाना चाहते थे, उसका नाम ब्रह्म समाज है। ब्रह्म समाज के प्रिंसिपल थे वो यही थे जो धार्मिक व्यवस्था में नहीं होने चाहिए, मतलब आज के टाइम में भी जो नहीं होने चाहिए ना, वही सारी चीज़ें हैं। जैसे सेक्रीफाइस, प्रीस्ट, हेट, ये दान देना, ये पुजारी और ये बलिदान, ये सब चीज़ों का विरोध करते थे। एजुकेशन जैसे मैंने आपको बताया बहुत पढ़े लिखे थे। ही स्ट्रेस्ड ऑन द रैशनलिज्म एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच। पढ़े लिखे थे, मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच में मानते थे। ही वॉज एजुकेटेड इन ट्रेडिशनल लैंग्वेज लाइक संस्कृत एंड पर्सियन। संस्कृत और पर्सियन लैंग्वेज में पढ़े लिखे थे। और इनका ये मानना था कि जो हमारे जो वेदास है, कुरान है, उपनिषद है, ये जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग है उसको कम कर रहे हैं। फिलोसफिकल नॉलेज है ये सब बढ़ा रहे हैं, पर जो तार्किक वाली है वो कम हो रही है। तो इसलिए पीसीएम जो है ना, इसका ये बहुत कहते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट को जोड़ना चाहिए। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को भारत में ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। रिवॉल्यूशनरी एजुकेशन सिस्टम बाय एस्टेब्लिश। हिंदू कॉलेज इन्होंने एस्टेब्लिश किया इसी के लिए। एंग्लो वैदिक कॉलेज 1822 में एस्टेब्लिश किया। वेदांता कॉलेज 1826 में एस्टेब्लिश किया। तो देख रहे हैं आप, जो भी इनकी आइडियोलॉजी है उसको ये ऐसे नहीं बस बोल के छोड़ रहे हैं। इन्होंने, आपने देखा कि सोशल वाले में देखा कि इन्होंने सती प्रथा बैन किया और भी सारे बहुत सारे काम किए। आपने रिलीजियस वाले में देखा ना, ब्रह्म समाज बना दिया अपनी उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए। एजुकेशन में आप देख रहे हैं उन्होंने कॉलेजेस खोल दिए अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने। तो बोल कर नहीं छोड़ रहे, कर रहे हैं, प्रैक्टिकली जी रहे हैं उस चीज़ को। पॉलिटिकली ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इक्वालिटी। जैसा आप जानते हैं हमेशा से इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। रैशनल और एनलाइटमेंट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट के लिए भी इन्होंने बातें की। ही वॉज ट्रू ह्यूमनिस्ट एंड डेमोक्रेट थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज प्लेड विटल रोल इन अवेकनिंग इंडियन सोसाइटी टू प्रीजिंग इशू प्लेइंग सोसाइटी एट दैट टाइम। राजा राम ब्रह्म समाज को उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे भी इन्होंने थोड़े से लोगों को जागरूक किया नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ। ऑल्सो फॉरनर ऑल सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट हैड हैपेंड इन द कंट्री। मतलब सब में पार्ट लेते रहे, जो ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ गए उसी के साथ चल रहे हैं। देखिए जनरलिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिया इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का नाम सुना होगा, जब उसे बैन लग गया तो उसके विरोध में भी थे। ही फाउट अगेंस्ट द राइट ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन को मानते थे काफ़ी। मिरातुल अखबार मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इंट्रोडक्शन में। संवाद कौमुदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए सारी। 3 मार्कर इसके बिना कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, ऐसी चीज़ों के बिना। न्यूज़पेपर फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। द ट्रुथ द शुड नॉट बी सप्रेस सिंपली बिकॉज द गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक इट। मतलब ये कहते थे गवर्नमेंट को चीज़ पसंद नहीं है तो उसको ऐसा नहीं आप कैंसिल कर सकते। गवर्नमेंट को पसंद नहीं तो गवर्नमेंट को उसको स्वीकार करना चाहिए, ये डेमोक्रेसी है। अगर राजा राम मोहन राय को आज के रिलेवेंस में हम कैसे देखते हैं, रिलेवेंस ऑफ राजा राम। Rationality in today's time is considered as non-believer ideology. राजा राम मोहन respected every religion but had ration। देखिए आपने वो पाल घर वाला इंसिडेंट सुना होगा जहाँ पे एक साधु को मार दिया गया, मॉब लिंचिंग वाला आपने केस सुना होगा। तो ये क्या, धर्म को लेकर सहनशीलता कम हो गई है। तो ये बहुत, ये हर धर्म को मानते थे और सारी चीज़ें थी उसको मानते थे ये। तो ये इस बात में कहा गया है कि आप किसी धर्म को नहीं मानते तो उसको स्वीकार कीजिए, रैशनलिटी लाइए। Imposition of ideology forcefully without any reason is multicultural. For India, Roy was in favor of multicultural society। ये ऐसा नहीं चाहते थे कि एक ही धर्म हो, वही सारी चीज़ें करें। ये अगर ये एक बॉक्स है, अगर इसमें एक ही कलर भर दूंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा।
अगर इसमें मैं रंग बिरंगे कलर भरूँगा तो ये बॉक्स ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह की इनकी कुछ थिंकिंग थी मल्टी कल्चरल सोसाइटी को लेके। ये हर तरह का रंग चाहते थे, एक कलर नहीं चाहते थे कोई इस बॉक्स में। सो ही सपोर्टेड द मल्टी कल्चरल सोसाइटी। कास्टिज्म को लेकर जो उनके विचार थे वो आज होने चाहिए, लोग छुआछूत बहुत मान, जेंडर इक्वलिटी के लिए, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं एथिकल व्यूज़ उनके क्या हैं। तो रैशनैलिटी, कोई भी चीज़ आप मान रहे हैं धर्म के नाम पे तो आप उसमें रैशनैलिटी लाइए कि ऐसा क्यों है, क्या है, क्यों आया था और अभी होना चाहिए या नहीं। कुछ चीज़ें पुराने समय पर सही थी पर इस समय वो गलत हो सकती हैं। लीडरशिप आप इनसे सीख सकते हैं, इन्होंने इतना सब कैसे किया, सोशल लेवल पर काम किया, रीजनल लेवल पर, रिलीजियस लेवल पर काम किया, इन्होंने एजुकेशनल फील्ड में काम किया, जर्नलिस्ट कंट्रीब्यूशन किया, इक्वालिटी को सपोर्ट किया, हमेशा वुमेंस के लिए इतना काम किया इन्होंने, ऑब्जेक्टिविटी थी इनके कामों में हमेशा से, प्रोग्रेसिवनेस थी, ह्यूमनिज्म तो थी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेकर लड़ाई इन्होंने की हुई है। अब इतना सब होने के बाद भी इनका क्रिटिसिज्म है, आप ये देखिए आदमी कोई भी कुछ भी कर ले पर उसके हेटर्स हमेशा रहे हैं। फिर वो कोई भी हो, वो गांधी हो, पटेल हो, नेहरू हो, फिर स्वामी विवेकानंद के भी आपको कुछ हेटर्स ज़रूर मिल जाएंगे आप ढूंढेंगे तो। अब इनका क्रिटिसिज्म क्या है कि ही रेनेसां आइडिया वॉज ओनली कंसिडर्ड इन अर्बन एरिया ऑफ बंगाल। ऐसा कहा जाता था इनकी जो इनका जो मूवमेंट जो चला रहे थे ये पूरे इंडिया में ना होकर ये केवल बंगाल में सीमित था, ये इन पे ऊपर एक इल्ज़ाम आता है। सती एबोलिशन ओनली इंस्टीट्यूट इन बंगाल लार्ज, सती वाला भी जो हुआ था वो जो रूल था वो मेनली फोर्स हुआ था, वो सिर्फ बंगाल में हुआ था। ही वॉज नॉट मच क्रिटिकल टू ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल्स थे उनको लेकर ज़्यादा नहीं बोलते थे। ये हिंदू धर्म और वैसे ही अपने समाज को लेकर ज़्यादा लड़ रहे थे। इनका एक मेरे हिसाब से थिंकिंग रही होगी वो ये होगी, पहले पहले घर के दुश्मन से लड़ो, बाहर के दुश्मन से तो बाद में भी लड़ा जा सकता है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ, तो इनका जो थिंकिंग मेरे हिसाब से रही होगी कि पहले घर के अंदर की गंदगी को साफ़ करो। डायरेक्ट आप यहाँ से इसको साफ़ करने नहीं निकल सकते, आप पहले इसको साफ़ कीजिए फिर ये निकलिए। पर लोगों का कहना यही था इनके प्रति कि ही वॉज नॉट मच क्रिटिकल टू ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। तो ये इनके बारे में, आई होप कि इनके बारे में आपको कोई एक मोटा मोटा आइडिया पड़ा हो। तो मैंने आपको बता दिया जो मेन इंसिडेंट था इनकी लाइफ में, वो था इनकी भाभी को सती कर दिया गया था। वहीं से वही टर्निंग टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ में। तो वही टर्निंग पॉइंट ने इनकी लाइफ बदल दी, द टर्निंग पॉइंट ऑफ 1811। वहीं से इनकी लाइफ चेंज हो गई, वहीं से इन्होंने सोशल किया, फिर रिलीजियस, फिर एजुकेशनल, पॉलिटिकल, जनरल रिलेवेंस। आई थिंक आई कवर ऑल द पॉइंट्स जो भी इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मैं सारे थिंकर्स आपको जल्द से जल्द कवर करवा दूंगा। लाइक शेयर सपोर्ट गाइस प्लीज़। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट थिंकर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।